देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या बातें की थी। हम लोगों ने सबसे पहले प्रीलिम टेस्ट किए थे। प्रीलिम टेस्ट में पहला टेस्ट कौन सा था? अपीयरेंस का टेस्ट। उसके बाद ड्राई हीटिंग टेस्ट, फिर फ्लेम टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट और बोरेक्स बीट टेस्ट, राइट। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सोडा एक्सट्रैक्ट की प्रिपरेशन देखी थी और फिर वेट टेस्ट ऑफ एनाइंस पे चले गए थे। वेट टेस्ट ऑफ एनाइन में हम लोगों ने सब ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 में एनाइंस को बांटा था और सब ग्रुप 1 में क्लास ए एनाइंस की बात करी थी, जिसमें कौन कौन से आते थे? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट, एसीटेट और थायोसल्फेट, राइट। इतने एनायन हमारे क्लास 1 में आ रहे थे। इसमें से हम लोगों ने सबके प्रीलिम टेस्ट किए थे और कुछ लोगों के कंफर्मेटरी भी कर लिए थे। जैसे नाइट्राइट का किया था। नाइट्राइट का क्या था कंफर्मेटरी टेस्ट? ब्राउन रिंग टेस्ट। उसके बाद हम लोगों ने किया था एसीटेट का। एसीटेट का क्या था? न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। और किसका किया था? सल्फाइड का किया था। सल्फाइड में दो इंपॉर्टेंट टेस्ट थे, लेड एसीटेट पेपर टेस्ट और सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट, जिसमें वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता था और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब सुनो, देखो अगर मैं कार्बोनेट की बात करूं या मैं अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की बात करूं, तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों ही क्या दे रहे थे मुझे? CO2 गैस। अच्छा, CO2 गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा कि CO2 गैस को जब लाइम वाटर से पास करेंगे तो इट टर्न्स मिल्की। बोलो भाई, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पर अब दिक्कत यह है कि अगर तुम्हारे पास SO2 गैस हो तो SO2 गैस को अगर तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हो तो वो बनाता है CaSO3। इसकी भी क्या आती है? व्हाइट कलर की टर्बिडिटी। तो हो सकता है जो गैस निकली हो वो SO2 रही हो, पर आपने लाइम वाटर टेस्ट कराया हो कंफर्मेटरी और वो आ गया हो मिल्की और आपने बोल दिया हो कि शायद वो CO2 थी, पर वो तो CO2 ही नहीं, वो क्या थी? SO2। तो अब मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा CO2 और SO2 में? सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो देखो, अगर आपको पता हो तो CO2 में कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +4 और सल्फर में भी कितनी है? +4। CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, लेकिन SO2 में मैक्सिमम नहीं है। तो ये अभी हाईएस्ट में जा सकती है। अगर हाईएस्ट में जाएगी तो खुद ऑक्सीडाइज होगी और बिहेव करेगी किसकी तरह? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। लेकिन CO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगी। तो अगर आपका लाइम वाटर टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो भी आप रुकोगे नहीं, आप डिफरेंशिएट करोगे किसमें? CO2 में और SO2 में। कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेना, जैसे डाइक्रोमेट ले लिया आपने। डाइक्रोमेट से जब आप SO2 को पास करोगे तो SO2 इसको कन्वर्ट कर देगी Cr3+ में, यानी कि रिड्यूस करा देगी। लेकिन अगर CO2 से आपने पास किया तो नो रिएक्शन। सिमिलरली अगर आपने ले लिया MnO4- पर मैंगनेट को अगर आपने पास करा दिया SO2 से एसिडिक मीडियम में तो ये चला जाएगा Mn2+ में। लेकिन अगर आपने MnO4- को पास कराया CO2 से तो क्या होगा? नो रिएक्शन। तो यहां से आप कंफर्म कर सकते हो कि नहीं, हमारे पास SO2 नहीं, हमारे पास क्या है? CO2। लिखो इतना। इवन आप और डिफरेंशिएटेड टेस्ट देख सकते हो, जैसे SO2 जो होती है, SO2 आयोडीन वाटर को या ब्रोमीन वाटर ले लो। ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन।
अगर आप ब्रोमीन वाटर को पास करते हो SO2 से तो HBr बन जाता है, यानी कि ब्रोमीन वाटर टर्न्स कलरलेस। आयोडीन वाटर ले लो, अगर आप SO2 को पास करोगे आयोडीन वाटर से I2+ वाटर, तो आयोडीन वाटर किस कलर का होगा? वॉयलेट कलर का। तो यहां पे क्या बन जाएगा? HI। अगेन ये क्या हो गया? कलरलेस। CO2 ये काम नहीं कर पाएंगे। इवन आप स्टार्च आयोडेट टेस्ट करवा सकते हो। आपके पास आयोडेट होगा IO3-, और ये अगर स्टार्च के साथ मिला हुआ है तो देखो आयोडीन का स्टार्च के साथ कलर होता है, आयोडेट का स्टार्च के साथ कोई भी कलर नहीं होता। लेकिन अगर आपने इसमें SO2 डाल दी तो आयोडेट को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? I2 में, और I2+ स्टार्च का ब्लू कलर का कलर आ जाएगा। और SO2 हर रिएक्शन में कहां चला जा रहा है? SO4 2- में। ये हो गया। तो यहां से मुझे ये पता लग गया कि कार्बोनेट यानी कि मतलब CO2 गैस निकली है या SO2 गैस निकली है। अब मान लो कंफर्म हो गया कि नहीं भाई ये सारे टेस्ट नहीं दिए थे, तो इसका मतलब गैस कौन सी थी? CO2। अब CO2 दो जगह से आ सकती है, कार्बोनेट से या फिर बाइकार्बोनेट से, यानी कि सोल्यूशन में एनाइन कार्बोनेट भी हो सकता है या फिर बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। तो अब ये कैसे पता करूंगा कि कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट? तो अब उसको देखो, तो डिफरेंशिएशन बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब इसको समझो जरा। देखो आपने फिनोफ्थलीन का नाम सुना होगा। फिनोफ्थलीन का जो इंडिकेटर रेंज होता है दैट इज 8 to 10 pH, यानी कि इस रेंज में ये कैसा रहता है? कलरलेस। और अगर pH 10 से ज्यादा चली जाए तो इसका कलर क्या हो जाता है? पिंक। तो अब ऐसा पाया गया कि जब फिनोफ्थलीन को उस सॉल्यूशन में डालते हैं जिसमें कार्बोनेट हो तो वो चला जाता है पिंक कलर में, लेकिन अगर उस सॉल्यूशन में डालते हैं जिसमें बाइकार्बोनेट हो तो उसमें वो रहता है कलरलेस। अब ऐसा क्यों वो समझो। देखो थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेट करते हैं। जब कार्बोनेट पानी में जाएगा तो कार्बोनेट की हाइड्रोलिसिस होगी और बनेगा क्या? HCO3- प्लस OH-, है ना। और अगर बाइकार्बोनेट पानी में गया तो यहां पर भी हाइड्रोलिसिस होगी और बनेगा क्या? H2CO3 प्लस OH-। सही है। यहां मैं बोल देता हूं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट 1 और यहां लिख दे रहा हूं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट 2। ठीक है। अच्छा अगर मैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट 1 निकालूं तो KH1 हो कितना जाएगा? आप बोलोगे KW/Ka2। सही है, क्योंकि ये दूसरा H अगर छोड़ेगा तभी तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और यहां पर अगर पहला H छोड़ेगा
तब एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो अगर मैं KH2 की बात करूं तो KH2 हो जाएगा आपका, बताओ, KW अपॉन Ka1। अब मुझे ये बताओ Ka1 बड़ा होगा या Ka2 बड़ा होगा? Ka1 बड़ा होगा। हर एसिड का भाई पहला H जल्दी निकलता है, दूसरा H उससे देर से निकलता है, तीसरा H उससे देर से निकलता है। तो मुझे पता है कि Ka1 की वैल्यू जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी किससे? Ka2 से। अगर Ka1 बहुत ज्यादा है तो KH2 बहुत कम होगा, तो KH2 की वैल्यू बहुत कम होगी किससे? KH1 से। इसका मतलब OH माइनस आयन की वैल्यू या OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन पहली वाली रिएक्शन में ज्यादा आएगी या दूसरी वाली में? आप बोलोगे पहले वाले में, क्योंकि KH1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है। यानी कि pH 10 से एक्सीड पहले वाले में करेगी या दूसरे वाले में? पहले वाले में। इसीलिए पहले वाले में फिनोप्थिलीन ने कौन सा कलर दिया है? पिंक। और दूसरे वाले में वो क्या रह गया? कलरलेस, क्योंकि पहले वाले सोल्यूशन में OH माइनस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी। ठीक, अगर ये आयनिक से रिलेट करके रीजन आया तो एक बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा असर्शन रीजन। चलो अब दूसरा देखो, अभी भी लोगों को शांति नहीं मिलती, एक टेस्ट और कराते हैं। मान लो तुम्हारे पास शक है कि जो सोल्यूशन है उसमें कार्बोनेट भी हो सकता है और बाइकार्बोनेट भी, और तुम्हें कंफर्म करना है। तो लोग क्या करते हैं, यहां पर मेटल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं। ठीक, अगर मेटल क्लोराइड की रिएक्शन कराई और अगर कार्बोनेट हुआ तो आप समझ सकते हो क्या हो जाएगा? मेटल कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। लेकिन अगर बाइकार्बोनेट हुआ कुछ नहीं होगा, नॉर्मली ऐसे ही पड़ा रहेगा, H प्लस प्लस Cl, सही है, या MCl2 बन सकता है, जो भी हो। तो अब यहां पर तो कोई रिएक्शन नहीं हुई और यहां पर पीपीटी बन गया। तो अगर पीपीटी बन गया तो आप बोल दोगे क्या हो गया? कार्बोनेट है। और अगर पीपीटी नहीं बना तो क्या हो गया? बाइकार्बोनेट है। पर यहां भी नहीं रुकते, एक बार और कंफर्म करते हैं। अगर बाइकार्बोनेट है तो हीट करने पर फिर से पीपीटी बन जाएगा, क्योंकि जब बाइकार्बोनेट की हीटिंग करते हो तो वो किस में टूट जाता है? कार्बोनेट में। तो यहां पे बोलेंगे हम रीप्रेसिपिटेशन हो जाएगा। या फिर अगर आप इसमें अमोनिया डाल देते हो तो भी आप बोलोगे मेटल का कार्बोनेट का रीप्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अब कैसे याद रखेंगे? अगर पहली बार में ही मेटल क्लोराइड डालने पर कार्बन मतलब पीपीटी बन जाए तो इसका मतलब कौन सा एनायन था? कार्बोनेट। अगर पीपीटी ना बने तो हीट करो, हीट करने पर पीपीटी आ जाए या अमोनिया डालने पर पीपीटी आ जाए तो आप क्या बोल दोगे? बाइकार्बोनेट। तो यहां से आप कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते। इसी पर एक क्वेश्चन आया था, देखो 2004 में।
क्या होगा आंसर? कौन सा हो जाएगा? बाई कार्बोनेट, क्योंकि केवल हीट करने पर आपको प्रेसिपिटेट मिल। हो गया? अब देखो, कल जो हम लोगों ने ब्राउन रिंग टेस्ट किया था नाइट्राइट का, NO2 माइनस का, उसमें 2-3 पॉइंट्स लिख लो। हाँ, जगह नहीं है तो बाद में लिख लो। देखो, हमने उसमें बात करी थी कि हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेते थे और डाइल्यूट H2SO4 लेते थे, है ना, और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता था। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं उसमें? क्योंकि जब आप बिल्कुल एकदम साइड से लगा के सोल्यूशन डाला जाता है ना, और यहां पर जो सोल्यूशन होता है उसमें आपको ऐसे ब्राउन कलर की रिंग दिखती है, तो यहां से पता लग जाता है कि नाइट्राइट आयन प्रेजेंट है। तो अब यहां पे 3 बातों का खास ध्यान रखना है। पहली बात लिखो कि जो FeSO4 सोल्यूशन होगा वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि Fe2+ अगर आपने रखा हुआ ले लिया तो हो सकता है वो एरियल ऑक्सीडेशन करके Fe2+ की जगह क्या बना लिया हो, Fe3+। तो जब भी आप Fe2+ का सॉल्ट यूज करोगे तो वो तुरंत बनाओगे और तुरंत यूज करोगे, उसका फेंक दोगे। तो लिखो FeSO4 solution must be freshly prepared. FeSO4 solution must be freshly prepared because Fe2+ ion, because Fe2+ ion is very prone to aerial oxidation. Fe2+ ion is very prone to aerial oxidation and gets converted to Fe3+. And gets converted to Fe3+, which do not give this test. Which do not give this test. अगला लिखो, concentrated H2SO4 cannot be used in this test. Concentrated H2SO4 cannot be used in this test because it produces intense brown fumes of, because it produces intense brown fumes of NO2
एंड अंडर दिस कंडीशन नो रिंग विल बी ऑब्जर्व्ड। इतनी तेज ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी कि रिंग कब बन गई आपको पता ही नहीं लगेगा। नो रिंग विल बी ऑब्जर्व्ड। अगला पॉइंट, शेकिंग एंड वार्मिंग इज नॉट अलाउड। जब ये टेस्ट कर रहे होगे तो सिस्टम आपका बहुत स्टेबल होना चाहिए। शेकिंग एंड वार्मिंग इज नॉट अलाउड फॉर दिस टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है आपका FeH2O5NO प्लस प्लस था ना, ये बहुत अनस्टेबल होता है। अगर आपने इसको हीट किया तो हीट करने पर ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा। किसमें? FeH2O6 प्लस 2 प्लस। और NO गैस निकल जाएगी। ठीक है, चलो अब लिखो कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ थायोसल्फेट। थायोसल्फेट नहीं किया था ना लास्ट क्लास में? कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ थायोसल्फेट। देखो, अगर आपके पास थायोसल्फेट है H2O3 2 माइनस, उसमें अगर आप डाल देते हो Fe3+ का कोई भी सॉल्ट, ये बना लेता है FeS2O3 होल ट्वाइस माइनस। इसका वॉयलेट कलर होता है। और अगर इसमें आपने एक्सेस में डाल दिया Fe3+, तो ये वॉयलेट कलर से कलरलेस या लाइट ग्रीन हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeS2O3 प्लस FeS4O6, जिसमें से ये लाइट ग्रीन है और ये कलरलेस होता है। तो दोनों को मिला के या तो कलरलेस रहता है या लाइट ग्रीन हो जाता है। पहला टेस्ट तो ये करा लेते हैं। हाँ, अच्छा, एक करा दिया था ब्लड रेड वाला साइनाइड के साथ जो कराया था। ठीक है, ये और लिख लो। यहां से भी कंफर्मेटरी मानते नहीं है। एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। अगर आप थायोसल्फेट को Ag+ के सॉल्ट में डालते हो, Ag+ का सॉल्ट एक्सेस में होना चाहिए, तो बनता है Ag2S2O3। ये वैसे तो व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, लेकिन ये बहुत अनस्टेबल होता है, तो धीरे धीरे टूटना शुरू करता है। तो इसका कलर व्हाइट से होता है येलो, फिर होता है ऑरेंज, फिर होता है ब्राउन, और फिर फाइनली हो जाता है ब्लैक। ब्लैक होने का कारण है कि Ag2S2O3 ब्रेक होके बनाता है Ag2S प्लस H2SO4, जिसमें ये जो Ag2S है ये आपका ब्लैक कलर का है। गिरगिट कंपाउंड बोलते हैं इसको, कैमेलियन कंपाउंड। गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है।
हो गया। चलो अब हम आते हैं सब ग्रुप के क्लास 2 पर। उसमें सारे हैलाइड्स थे सबसे पहले, तो क्लास बी ऑफ सब ग्रुप 1। तो सबसे पहले हैलाइड्स की बात कर लेते हैं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। का रिएजेंट क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो। जब सब में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो देखो F माइनस बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना। अब देखो ये क्या करेगा, ये यहां से बना लेगा HF और ये रह जाएगा SO4 2 माइनस में। ठीक, Cl माइनस क्या करेगा? Cl माइनस एक ही H निकाल पाएगा और HSO4 माइनस प्लस HC। और Br माइनस और I माइनस H निकाल ही नहीं पाते हैं, यहां पर बन जाता है Br2 और I2 और साथ में ये SO2 गैस। अगर रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो एक एक HSO4 माइनस बन। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि F माइनस और Cl माइनस के केस में HF HCl बने और Br माइनस और I माइनस के केस में Br2 और I2 बना। कोई भी लिक्विड फेज में नहीं है, सबके वेपर्स बने हैं, HF के भी वेपर, HCl के भी, Br2 के भी और आयोडीन के भी। ये किस कलर के होते हैं? वॉयलेट वेपर। Br2 के रेडिश ब्राउन, HF HCl कलरलेस। याद रखना Br2 टर्न्स स्टार्च पेपर ऑरेंज रेड। Br2 स्टार्च पेपर को ऑरेंज रेड में चेंज कर देती है। या इसी में ऑक्जेलेट भी था। ऑक्जेलेट को जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करोगे तो क्या बनता था? टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सिखाया था, CO प्लस CO2 गैस, साथ में वाटर। CO2 एसिडिक गैस है, CO न्यूट्रल गैस है। Cl2 के बारे में एक फैक्ट याद रखना कि जब भी सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना होता है तो पानी में Cl2 गैस पास कर दी जाती है। तो एक फैक्ट की तरह लिख लो, लिखो Cl2 गैस या Cl2 is passed through water. Cl2 is passed through water to form a saturated solution. To form a saturated solution. तो Cl2 का कलर क्या होता है? येलोइश ग्रीन या फिर पेल ग्रीन, येलोइश ग्रीन या फिर पेल ग्रीन।
क्या इसी में नाइट्रेट भी था? नाइट्रेट को अगर H2SO4 में डालोगे तो क्या होगा? HNO3 बन जाएगा, और अगर हीट किया तो HNO3 हीट करने पे N2O5 और फिर वो फर्दर ब्रेक होता रहता है, वो सब मैं आपको बता चुका। तो सबसे पहले कंफर्मेटरी टेस्ट नाइट्रेट का ही कर लेते हैं। तो लिखो कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ नाइट्रेट NO3 2-। इसका भी कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? ब्राउन रिंग टेस्ट। जैसे नाइट्राइट का था ऐसी नाइट्रेट का भी क्या है कंफर्मेटरी टेस्ट? ब्राउन रिंग टेस्ट। सब कुछ वही है, सेम कॉम्प्लेक्स बनता है। जब नाइट्रेट आयन के सॉल्ट में फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाला जाता है और डाइल्यूट की जगह अब की बार क्या डाल देंगे? तो अब वही आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा FeH2O5NO2+। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लो। तो ब्राउन रिंग तो उसी की वजह से बन रहा है FeH2O5NO2+। दूसरी बात, शेक नहीं कर सकते और बनने के बाद वार्म नहीं कर सकते। क्यों? अगर वार्म किया तो वो फिर से टूट जाएगा FeH2O6 2+ और NO गैस में। वो सारी बातें सेम है तो वो रिपीट नहीं करा रहा हूं। इसमें 2-3 बातें और लिख लो जरा। लिखो रेडिकल्स सच एज Br-, NO2- and I-। radicals such as Br-, I- and NO2- must be absent। जब नाइट्रेट का टेस्ट करा रहे हो तो देख लेना ये तीनों एब्सेंट होने चाहिए, बिकॉज क्यों? क्योंकि जब Br- अगर प्रेजेंट हुआ तो वो भी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? अभी लिखवाया Br2 गैस। Br2 के कैसे वेपर्स होते हैं? रेडिश ब्राउन, तुम्हें ब्राउन रिंग दिखेगी ही नहीं। आयोडीन के कैसे होते हैं? वॉयलेट वेपर, तुम्हें ब्राउन रिंग दिखेगी नहीं। और नाइट्राइट आयन खुद क्या देता है? ब्राउन रिंग टेस्ट। तो हो सकता है नाइट्रेट ना हो, टेस्ट आ गया हो नाइट्रेट की वजह से और तुमने रिपोर्ट कर दिया हो कि तुम्हारे पास क्या था? नाइट्रेट आयन। तो ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? एब्सेंट होनी चाहिए। ठीक है, क्लोरीन तो HCl बनाता है ना, कलरलेस है। क्लोरीन के लिए ब्राउन रिंग कहां से आ गया? नाइट्राइट और नाइट्रेट बस। अगला पॉइंट लिखो कैल्शियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट do not respond to the test। Do not respond to the test due to precipitation of their corresponding metal sulfates। Due to precipitation of their corresponding metal sulfates। अब नाइट्रेट के केस में बैलेंस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की बैलेंस रिएक्शन जेई एडवांस 2021 में पूछी गई थी। तो एक बार वो देख लो जरा। देखो, अगर आपके पास नाइट्रेट आयन है NO3-, इसको आप पास करो H2SO4 से और फ्रेशली प्रिपेयर्ड ले लो Fe2+ का सोल्यूशन। Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3+ में। नाइट्रेट आयन रिड्यूस हो जाएगा NO गैस में, सल्फेट एज इट इज रहेगा
और 4 पानी बन जाएंगे। फिर आपके पास जो FeH2O6 2+ का सोल्यूशन है वो NO के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, FeH2O5NO 2+ H2, और यही इसी की रिवर्स हो जाती है अगर आप हीट करते हो। ठीक है, अच्छा NO2 को कैसे हटाओगे? NO2 को हटाने के लिए क्या करना, जैसे नाइट्राइट भी प्रेजेंट है और नाइट्रेट भी प्रेजेंट है मान लो सोल्यूशन में, तो इसकी रिएक्शन AgF से करा देना। AgF पानी में सॉल्यूबल है, बोलो AgF जैसी रिएक्ट करेगा तो AgNO2 बनाएगा और AgNO3 बनाएगा। AgNO3 पानी में सॉल्यूबल होता है लेकिन नाइट्राइट पानी में सॉल्यूबल नहीं होता, ये व्हाइट कलर का पीपीटी। तो नाइट्राइट पूरा नीचे बैठ जाएगा, सॉल्यूशन की रिएक्शन करा लेना छान के, नाइट्रेट का टेस्ट आ जाएगा ब्राउन रिंग। अब लिखो कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। इसमें हम लोग यूज करते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, इसमें क्या होगा, मान लो आपके पास जो भी क्लोराइड है, सॉल्ट ऑफ क्लोराइड, उसको ले लो, ये भी सॉलिड है ना, इसमें डाल दो K2Cr2O7, ये भी सॉलिड होता है, रेशियो रखना है 1:3। इन दोनों सॉलिड को बढ़िया से मिक्स कर लो। फिर इसमें डालो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे आपको डीप रेड वेपर्स मिलेंगे, हल्का सा वार्म करना होगा, वार्म जेंटली। तो आपको यहां पे क्या मिल जाएंगे, डीप रेड वेपर्स ऑफ व्हाट, CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड। और इसका कलर का कारण क्या होता है, LMCT, क्रोमियम +6 में है यहां। ठीक है, अगर आप इसको पास कर देते हो NaOH से तो बेसिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, येलो सोल्यूशन ऑफ CrO4 2-।
अगर तुम इसमें लेड डाल दो तो लेड का बन जाता है क्रोमेट, PbCrO4। इसका होता है येलो कलर का PPT। याद रखना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 केवल इसलिए डाला जा रहा है कि हम मिक्सचर को हल्का सा वेट कर दें। बाल्टी भर के नहीं डालना आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO, क्योंकि जो रिएक्शन है वो ड्राई कंडीशन में कराई जाती है। अगर आपने ड्राई कंडीशन में नहीं कराई तो ये जो क्रोमिल क्लोराइड के वेपर्स बने हैं ये पानी के साथ रिएक्ट करके क्रोमिक एसिड बना देते हैं और टेस्ट खराब हो जाएगा पूरा आपका। अगला पॉइंट लिख लो, ये वाली बात लिख ली ना, क्रोमिक एसिड वाली बात, ड्राई कंडीशन में परफॉर्म कराना है। अगर वेट कंडीशन में कराया तो H2CrO4 क्रोमिक एसिड बन जाएगा। अगली बात लिख सकते हो Br- और I- आयन एब्सेंट होने चाहिए इस टेस्ट को कराने के लिए। क्यों एब्सेंट होने चाहिए? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पड़ा हुआ है। Br- को किस में पहुंचा देगा? Br2 में। I- को किस में पहुंचा देगा? I2 में। रेडिश ब्राउन उसके भी वेपर होते हैं और इसके वॉयलेट होते हैं, मिक्स हो जाएगा, कोई कलर ऑब्जर्व नहीं होगा आपको। तो Br- and I- should be absent for this test. ठीक है। दूसरी दिक्कत और क्या है Br- और I- से? कंफर्मेशन आप यहां पर नहीं देते हो क्लोराइड आयन प्रेजेंट होने की, कंफर्मेशन यहां मिलती है आपको। समझ गए? जब ये येलो कलर का क्या बनता है? सॉल्यूशन। क्योंकि वेपर से कभी भी कंफर्मेशन बहुत अच्छी नहीं आती है, क्योंकि कुछ भी थोड़ी सी इंप्योरिटी भी अगर मिली रह गई टेस्ट ट्यूब में तो हो सकता है उसके वेपर आ जाए, है ना। तो हमेशा लोग इसके आगे रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से और फिर कंफर्मेशन देते हैं। अब जैसे मान लो Br2 तुमने डाला, मान लो तुम Br2 निकालना भूल गए, ठीक है ना, और मतलब Br- हटाना भूल गए और Br- के भी क्या आ गए, मतलब Br- जब ऑक्सीडाइज होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से तो वो भी क्या बना लेगा? Br2। Br2 के भी कैसे वेपर्स होंगे? रेडिश वेपर्स होंगे लगभग। लेकिन जब तुम Br2 को पास करोगे किससे? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से। तो आपको याद है हम लोगों ने ये रिएक्शन करी थी X2Br2 मतलब Br2Cl2 और I2 की, क्या बनता था? NaX और NaXO3। तो NaBr प्लस NaBrO3 और दोनों ही क्या है? कलरलेस। इवन अगर डाइल्यूट ले लेते तो क्या बनता? NaX प्लस NaOX, यानी कि NaBr प्लस NaOBr, वो भी क्या था? कलरलेस था। तो यहां से कंफर्मेशन मिलती है कि अच्छा इसका मतलब ये जो निकला है वो डेफिनेटली Cl- तो नहीं है, क्योंकि Cl- होता तो PPT बनता। ठीक है। इस टेस्ट में F- भी एब्सेंट होना चाहिए, तो अगला पॉइंट लिखो F- शुड ऑल्सो बी एब्सेंट। क्यों? क्योंकि F- बनाता है CrO2F2 के रेड वेपर्स, बहुत रेयर कंपाउंड है। F- ऑल्सो प्रोड्यूस रेड वेपर्स ऑफ
CrO2F2। अगला पॉइंट, NO2 माइनस, NO3 माइनस एंड ClO2 माइनस रेडिकल्स, नाइट्राइट, नाइट्रेट और क्लोराइड, ClO2 माइनस, also interfere in this test, so should be absent। ये भी इस टेस्ट में इंटरफेयर करते हैं तो ये भी क्या होने चाहिए, एब्सेंट होने चाहिए। अच्छा, वो कंपाउंड जो क्लोराइड आयन पानी में जाने के बाद देंगे ही नहीं, उनका हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर है, वो भी ये टेस्ट नहीं देंगे। जैसे AgCl, HgCl2, देखो AgCl, HgCl2, Hg2Cl2, PbCl4, AgCl, HgCl2, Hg2Cl2, PbCl4, SnCl4 do not respond to this test due to their high covalent character। due to their high covalent character। ठीक है। अच्छा, और देखो और कैसे टेस्ट कराते हैं। जैसे मान लो अगर Cl माइनस हुआ, Br माइनस हुआ और I माइनस हुआ, तो जब इसमें रिएक्शन कराओगे तो यहां पे बन जाएगा HCl, है ना। या अगर मान लो तुम्हारे पास ये क्लोराइड आयन है, तुम्हें पता लग गए, तुम इसमें कोई भी सिल्वर का सॉल्ट डाल दो। क्या डाल दो, सिल्वर का सॉल्ट, तो आपको पता है यहां क्या बन जाएगा, AgCl, यहां क्या बन जाएगा AgBr, यहां क्या बन जाएगा AgI, तीनों क्या होते हैं PPT। AgCl का PPT व्हाइट कलर का, AgBr का पेल येलो, AgI का डार्क येलो। अब आप क्या करो, इसके आगे टेस्ट कराओ। अब यहां से तुम्हें कंफर्मेशन मिलना शुरू होगी। यहीं पे कंफर्मेशन क्यों नहीं कर रहे, मान लो तुमने टेस्ट ट्यूब अगर ढंग से धोई नहीं, तो AgCl का व्हाइट PPT टेस्ट ट्यूब में लगी गंदगी के साथ आपको येलो नजर आने लगेगा, और आप रिपोर्ट क्या कर दोगे AgBr। तो आगे टेस्ट कराते हैं, NaOH में डालते हैं। NaOH में AgCl का PPT कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, AgBr का PPT पार्शियली सॉल्युबल होता है, और AgI का PPT इनसॉल्युबल होता है। तो यहां से पता लग जाता है कि साहब AgCl है, AgBr है या AgI है, यानी कि सॉल्यूशन में Cl है, Br है या फिर I है। जो काम NaOH में है सेम काम अमोनिया में भी है। अमोनिया में AgCl कंप्लीटली सॉल्युबल, AgBr पार्शियली सॉल्युबल और AgI इनसॉल्युबल। इसको फैक्ट की तरह याद रखना, तीसरे वाले को तो AgI इज इनसॉल्युबल इन अमोनिया, तो जैसे रट सको वैसे रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। AgI इज इनसॉल्युबल इन अमोनिया, AgI अमोनिया में नहीं घुलता, बट AgCl इज सॉल्युबल। अगर आप HNO3 ले लो, तीनों इनसॉल्युबल। लेकिन अगर आपने ले लिया Na2S2O3 या NaCN या KCN, तीनों सॉल्युबल, सॉल्युबल 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 सॉल्युबल। NaCN KCN क्यों सॉल्युबल है आपको समझ में आ गया होगा।
H2O3 कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ा था, AgCl के AgCl, AgBr, AgI सबके साथ क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स। और Cn यहां पर क्या आ गए, स्ट्रॉन्ग, और Ag क्या है, डी ब्लॉक का कैटायन, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की रिएक्शन यहां पे भी क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का कोई नाम पूछे तो वो भी बता सकते हो, AgCN2, स्टेट बोलो -1 है ना, और यहां बन जाएगा AgS2O3 होल ट्वाइस, यहां हो जाएगा -3, ये -4 -3 +1 आ जाएगा, -2 ये +1 आ जाएगा। और अमोनिया के साथ तो वही टॉलेंस रिएजेंट वाला AgNH3 2+, ये सारे कॉम्प्लेक्स बने। ठीक है, अब देखो यहां तो आपको कोई डिफरेंशिएशन नहीं मिला, तीनों इनसॉल्यूबल, सारे सॉल्यूबल। यहां अगर आप इन दोनों में देखो AgCl और AgI में, तो यहां क्लियर कट दिख गया कि ये भैया इनसॉल्यूबल है और ये कंप्लीटली सॉल्यूबल है। यहां पर भी लोग पक्का नहीं मानते, साइंटिस्ट लोग कहीं पर भी अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना, एक और कंफर्मेटरी लगा देते हैं, ठीक है ना, यहां पार्शियली सॉल्यूबल है, यहां कंप्लीटली सॉल्यूबल है, बोलो, तो यहां पर भी एक और डिफरेंशिएटरी टेस्ट लगा लेते हैं, क्या कि अगर तुम AgCl को पास करते हो Na3ASO3 के साथ, तो तुम्हें मिलता है Ag3ASO3 का येलो कलर का पीपीटी। ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया AgCl का। AgBr और AgI इस रिएजेंट के साथ नो रिएक्शन, इवन AgBr ही नहीं, AgI के साथ भी आप यहां से कंफर्मेशन ले सकते हो। तो नाइट्रेट का टेस्ट हो गया और क्लोराइड का टेस्ट हो गया। अब जब क्लोराइड का टेस्ट पढ़ रहे हैं तो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन और देख लेते हैं जो पी ब्लॉक की है। एक तो HCl का टेस्ट है, HCl गैस का, कि भाई अगर आपको शक है कि कहीं टेस्ट ट्यूब से HCl गैस निकल रही है, तो आप क्या करो, ग्लास रॉड लेकर आओ जो कि डिप्ड होनी चाहिए किसमें, अमोनियकल सॉल्यूशन में, या ऐसे कह लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। यानी कि एक ग्लास रॉड, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें से तुम्हें शक है कौन सी गैस निकल रही है, HCl गैस निकल रही है, तो तुम क्या करो, एक ग्लास रॉड लेके आओ जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड चिपका हुआ होगा। जैसे ये HCl इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी तो ये बना लेगी अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, और इसके होते हैं डेंस वाइट फ्यूम्स। आपको देखेगा ग्लास रॉड पर कुछ सफेद सफेद सा जमा हो गया है, और यहां पर खूब बढ़िया व्हाइट क्या निकल रही हैं, फ्यूम्स निकल। इसका मतलब यहां पे क्या बना है, अमोनियम क्लोराइड। इसका मतलब जो गैस निकल रही थी वो कौन सी थी, HCl। उल्टा भी कर सकते हो, मान लो तुम्हें शक है टेस्ट ट्यूब में से अमोनिया गैस निकल रही है, अब की बार ग्लास रॉड को किस में डुबो लाओ, HCl में, फिर से सेम रिएक्शन होगी, फिर से सॉलिड जमा होगा, फिर से डेंस व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगी, फिर से अमोनियम क्लोराइड बना होगा। अब की बार आप कंफर्मेशन दे दोगे कि टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस थी, अमोनिया गैस। दूसरी प्रोसेस जो तुमने पढ़ी होगी पी ब्लॉक में,
दैट इज डीकन्स प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस में नाम आता है इसका। डीकन्स हो गई, ओस्वाल्ड हो गई, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गई, कि जब HCl को पास करते हो पायरोल्यूसाइड ओर से, MnO2 से, तो यहां पर बनता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर। याद रखना। तो Cl माइनस पूरा खत्म हो गया, नाइट्रेट पूरा खत्म हो गया। Cl माइनस का एक टेस्ट और है जो जेई ने बहुत बार पूछा है, बहुत बार, और नीट में अभी तक नहीं आया। एनसीईआरटी में भी है और हर जगह आपको मिल जाएगा। Cl माइनस का कोई भी सोल्यूशन है, अगर तुम उसको Pb2 प्लस के सॉल्ट से मिलाते हो तो तुम्हें मिलता है PbCl2। PbCl2 का व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। अब जनरली जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो गर्म करने पे घुलते नहीं है, तो उनको घोलने के लिए एसिड या बेस या कोई कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट डालना पड़ता है। लेकिन PbCl2 का पीपीटी ऐसा है जो वार्म करने पर क्या हो जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है। और मजे की बात, अगर तुम इसको ठंडा करते हो फिर से ये क्या बन जाता है, PbCl2 का व्हाइट पीपीटी। लेकिन अब की बार इसके जो क्रिस्टल होते हैं उनमें नीडल शेप आ जाती है। तो अगर कहीं आपको मतलब जो ABCD वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें लिखा हो कि एक कोई सॉल्ट था A, उसकी रिएक्शन मैंने किसी कैटाइन के साथ कराई, एक व्हाइट कलर का पीपीटी बना, व्हाइट कलर का पीपीटी गर्म करने पर घुल गया और ठंडा करने पर फिर से व्हाइट पीपीटी बन गया, बताओ कौन था वो, समझ जाना वो PbCl2 था। ठीक है, ये बात हो गई आपकी लेड की। वैसे ये काम PbBr2 और PbI2 भी कर लेते हैं, पर उनकी ज़्यादा बात अपने सिलेबस में है नहीं, तो हम उसको नहीं लिखवा रहे। वैसे अगर अगर आप यहाँ पे I माइनस होता, I माइनस की रिएक्शन तुम किससे कराते, Pb2 प्लस से, तो बनता PbI2। PbI2 का होता है येलो पीपीटी, गर्म करोगे घुल जाएगा। PbBr2 का होता है व्हाइट पीपीटी, गर्म करोगे घुल जाएगा, ठंडा करोगे फिर PbBr2 बन जाएगा। ठीक है ना, पर सिलेबस में अपने मेन जो है वो PbCl2 ही है। Br के साथ नीडल शेप क्रिस्टल तो नहीं आते, बट वाइट पीपीटी द्वारा से रीअपीयर हो जाता है। नीडल शेप क्रिस्टल केवल PbCl2 के साथ आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आओ ऑक्जेलेट की बात करते हैं। ऑक्जेलेट C2O4 2-, इसके टेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, खूब पूछे गए। देखो सबसे पहला तो यही है कि C2O4 को अगर तुम किससे पास कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो बेसिकली हो क्या रहा होगा, पहले ये दोनों H ले लेता होगा और बनाता होगा H2C2O4 और SO4 2-।
बोलो भाई। और फिर ये H2C2O4 रिएक्ट करता है और बनाता है CO प्लस CO2 प्लस H2O, जो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया। अगर तुम इसी ऑक्सिलेट में BaC2O4 या फिर CaCl2 डालते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, BaC2O4 या फिर CaC2O4 का पीपीटी व्हाइट कलर का। ये दोनों रिएक्शंस आपकी जेईई मेन 2017 में पूछी गई थी। अगर आपको सॉल्युबिलिटी का ज्ञान है, जो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में किया था, तो बड़े आराम से दोनों रिएक्शंस ये की जा सकती हैं। एक रिएक्शन आप जानते हो, हमने डी ब्लॉक में भी की थी और रिडॉक्स में भी की थी, कि अगर KMnO4 हो, उसको अगर आप ऑक्सिलेट दे दो C2O4 2- तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल सही बात, CO2 निकलेगी और ये चला जाएगा किसमें, Mn2+ में। बस मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिक। ये रिएक्शन जेईई 2017 में आई थी सॉल्ट एनालिसिस के टेस्ट में। अब KMnO4 के साथ तो पूछ चुका है, हो सकता है आपसे Cr2O7 2- के साथ भी पूछ ले। तो अगर इसमें तुम ऑक्सिलेट डालते हो एसिडिक मीडियम में, तो यहां तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स बनता है CrC2O4 होल थ्राइस 3-। ये इसका कलर ब्लू वॉयलेट कलर का होता है, तो इसको याद रखना, अब आने वाले एग्जाम में ये आ सकती है। ठीक है, अगला देखो। जब ऑक्सलेट को पास करते हैं हाइड्रेटेड MnO2 से, हाइड्रेटेड MnO2 को कुछ लोग MnOOH2 भी लिखते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये बना के देता है आपको MnC2O4 होल थ्राइस 3-। इसका रेड कलर होता है, साथ में CO2 गैस निकलती है। ये टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो आपको पता है एसिडिक मीडियम पूछ चुका है वो 2017 में। अगर मान लो उसने न्यूट्रल मीडियम पूछा, तो आप समझ गए क्या न्यूट्रल मीडियम में क्या बनेगा, MnO2। और अगर मान लो ये हुआ एक्सेस में, तो MnO2 पानी है ही, हाइड्रेटेड MnO2 हो गया, वो तुरंत इसके साथ रिएक्ट करेगा और कलरलेस सॉल्यूशन की बजाय या ब्राउन सॉल्यूशन की बजाय कैसा सॉल्यूशन आएगा, रेड कलर का सॉल्यूशन। बहुत आराम से ये खेल खेला जा सकता है आपकी बात। हो गया, चलो अगला लिखो, बोरेट्स।
बोरेट्स के कंफर्मेटरी टेस्ट देखो। देखो अगर तुम्हारे पास बोरेट है PO3 3-, तुमने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, तो सबसे पहले क्या बनेगा H3PO3, जिसको तुम क्या बोलते हो बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को कुछ लोग BOH3 भी लिख देते हैं, है ना। आपको पता होगा बोरिक एसिड पानी में जाने के बाद H+ छोड़ता नहीं है, बल्कि पानी से OH- ले लेता है और क्या बनाता है BOH4- प्लस H+। सही है। इसी की वजह से बोरिक एसिड को प्रोटोनिक एसिड नहीं बोलते, प्रोटोनिक नहीं बोलते, आर्सेनियस भी नहीं बोलते और ब्रॉन्स्टेड एसिड भी नहीं बोलते, तो क्या बोला जाता है लुईस एसिड। ये जो H+ आया है वो कहां से आया है पानी से, फ्रॉम वाटर। क्योंकि इसने पानी से एक OH- लिया है तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1। बोरिक एसिड का एन फैक्टर 1 ना कि 3। ठीक है, बढ़िया है। अब देखो बोरिक एसिड एक वीक एसिड है, वीक लुईस एसिड। वीक एसिड क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हो ये रिएक्शन कैसी है रिवर्सिबल, यानी कि ये पूरा पूरा फॉरवर्ड नहीं जा रहा। अगर मैं कैसे भी करके इसको पीछे आने से रोक दूं तो काम बन जाएगा। बोलो भाई। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अगर आप यहां पे कोई भी सिस डायोल डाल दो, जैसे मान लो ये ले लिया आपने, ये डाल दिया, जैसे अगर आपने 2 मोल इसके डाले, इसमें एक कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरीके से। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है स्टेबल। जितनी आसानी से ये टूट जा रहा था उतनी आसानी से ये नहीं टूटेगा। तो बोरिक एसिड पानी में तो वीक एसिड है, बट अगर कोई आपने क्या डाल दिया इस तरीके से सिस डायोल या सिन डायोल 1,2 डायोल या 1,3 डायोल, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और उस केस में बोरिक एसिड कैसा एसिड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ये रिवर्सिबल है, पर ये रिवर्सिबल के ऊपर कौन सी रिएक्शन थी? नहीं, वो थोड़ी रिवर्सिबल, वो तो रिएजेंट ही है, वो बनेगा नहीं तो फिर काम कैसे होगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 4 एल्कोहल ले सकते हो नॉर्मल वाले, 4 नॉर्मल एल्कोहल ले सकते हो। जैसे मान लो आपने इसी में डाल दिया क्या CH3OH, तो क्या बन जाएगा BOCH3 OCH3 OC, और इससे भी काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इवन मिथाइल एल्कोहल को लोग प्रेफर ही करते हैं ड्यू टू इट्स वॉलेटाइल नेचर। इस रिएक्शन में मिथाइल अल्कोहल को प्रेफर किया जाता है ड्यू टू इट्स वॉलेटाइल नेचर। ठीक है। कभी कभी इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख दिया जाता है, जैसे BOH3 लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड
H2SO4 डालो और साथ में C2H5OH डाल दो, सही है। तो देखो यहां पे क्या बनते हुए नजर आएगा, BOET, BOET और BOET। अब अगर एक्सेस में हुआ तो एक और आ जाएगा और BOET4 माइनस बन जाए। इसके भी वेपर्स होते हैं, याद रखना, कलरलेस होता है ये, लेकिन अगर इसको जलाओगे तो इट बर्न्स विथ ग्रीन एजिड फ्लेम, मतलब एक ऐसी फ्लेम निकलेगी जिसकी साइड जो होंगी वो कैसे कलर की दिखेंगी, ग्रीन कलर की। Pr माइनस और I माइनस का एक हम लोगों ने लेयर टेस्ट भी पढ़ा था, हम लोग ऑर्गेनिक की क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे थे। कुछ लोग उसमें नहीं थे तो एक बार वो भी लिख लेते हैं, जिनका लिखा है वो अवॉइड कर सकते हो। देखो लेयर टेस्ट ऑफ Pr माइनस एंड I माइनस, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन का। लेयर टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन, देखो इसमें करते क्या है, ब्रोमाइड आयन या आयोडाइड आयन का जो भी सॉल्ट है उसमें क्लोरीन वाटर डालते हैं ड्रॉप वाइज, ठीक है, और ऑर्गेनिक लेयर के साथ उसको बढ़िया से शेक करते हैं, तो दो अलग अलग लेयर बन जाती हैं। लिख लो फिर समझाता हूं। लिखो इन दिस टेस्ट क्लोरीन वाटर इज एडेड टू, in this test chlorine water is added to the salt of bromide and iodide. In this test chlorine water is added to the salt of bromide and iodide and shaken well with, या ऐसे लिख लो, shaken well in presence of organic layer. ऑर्गेनिक लेयर जैसे लाइक CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, CS2, CHCl3, एंड CCl4 एटसेट्रा। होगा क्या इससे, क्लोरीन वाटर है और I माइनस है, मैंने आपको सिखाया है ऊपर वाले हेलोजन नीचे वाले हैलाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, यानी कि ऊपर वाला हेलोजन है Cl2, नीचे वाला हैलाइड बोले तो Br माइनस या फिर I माइनस, इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो जब ऑक्सीडाइज करेगा तो यहां बन जाएगा Cl माइनस और Br2, और यहां बन जाएगा Cl माइनस और I2। तो ब्रोमीन का कलर मिलेगा मुझे रेडिश ब्राउन। कौन सी लेयर में मिलेगा ये, ऑर्गेनिक लेयर में। तो जो ऑर्गेनिक लेयर होगी उसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, और यहां पे कलर होगा वॉयलेट, अगेन किसमें, ऑर्गेनिक लेयर में। ठीक,
अब याद रखना है क्लोरीन वाटर एकदम पागलों की तरह नहीं डालना है आपको। अगर क्लोरीन वाटर एक्सेस में हो गया तो क्लोरीन अभी भी बची है, ब्रोमीन भी बची है, दोनों मिला के बना लेंगे BrCl, और BrCl का होता है येलो कलर का सोल्यूशन। यहां पे क्या बन जाएगा, पेल येलो लेयर। और अगर आपने आयोडीन में डाल दिया क्लोरीन वाटर एक्सेस में, तो यहां पे बनता है आयोडेट, और साथ में Cl माइनस प्लस H प्लस, ये होता है आपका कलरलेस। कोई और बच गया क्लास बी में? FCl BrI ऑक्सलेट और नाइट्रेट 6 हो गए, और कौन सा था? 7 थे ना, बोरेट, बोरेट भी हो गया ना, सारे हो गए ना, ठीक है। अब एक दो अलग से रिएक्शन लिख लो जरा, जो बहुत बार आई हैं एग्जाम में। एक HF के साथ रिएक्शन होती है, देखो आपको पता होगा HF एक ऐसा एसिड है जो सबके साथ रिएक्ट कर जाता है प्लास्टिक को छोड़ के। यानी कि आपको अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को भरना है, HNO3 को भरना है, या HCl को भरना है, तो लैब में देखा होगा कांच के गिलास होते हैं, कांच की बोतल होती है ना, वो जो मूवी में दिखाते हैं जिसमें जिन वगैरह बंद करते हैं, वैसी बोतल है ना, बोरोसिलिकेट की बनी होती है वो। लेकिन HF को तुम वैसे तो लैब में देखोगे नहीं अपने, लेकिन जब अगर अच्छे कॉलेज में जाओगे तो IIT वगैरह में मिल जाता है, तो HF को भर के रखते हैं प्लास्टिक की बोतल में। क्यों? क्योंकि HF प्लास्टिक को छोड़ के बाकी किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और बड़ा स्लोली रिएक्ट करता है। मतलब अगर तुमने इस फ्लोर पे HF डाल दिया तो सीमेंट फाड़ के नीचे निकल जाएगा। ब्रेकिंग बैड देखी हो अगर आप लोगों ने, तो उसमें डेड बॉडी छुपाने के लिए वो HF एसिड का यूज करता है, लेकिन डेड बॉडी को डाल देता है प्लास्टिक के अंदर और पूरे बंकर में भर देता है HF, ये सोचकर कि डेड बॉडी भी पूरी की पूरी गल जाएगी। लेकिन डेड बॉडी किसके अंदर होती है? प्लास्टिक के अंदर। बंकर का पूरा सीमेंट फटता है और डेड बॉडी एकदम सही सलामत नीचे गिरती है। वो किसके अंदर थी? प्लास्टिक के। तो अगर आप बोरोसिलिकेट का ग्लास बनाते हो तो HF रिएक्ट कर लेगा। देखो रिएक्शन क्या होगी, HF की रिएक्शन अगर SiO2 के साथ कराई जाए तो ये बनाता है SiF4 प्लस H2O। और अगर तुम्हें याद हो, मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में SiF4 की हाइड्रोलिसिस पढ़ाई थी तुमको, बोलो भाई। तो SiF4 क्या करता था? पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता था, याद है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस की वजह से यहां पे क्या बनता था? एक तो सिलिक्सिक एसिड SiOH4, और साथ में क्या बनता था? H2SiF6। कुछ लोग इसकी जगह पे H2SiO3 भी लिख देते हैं, एक ही बात है, +4 में ही है बेसिकली। यहां भी +4, यहां भी +4, यहां भी +4। यहां पे SiO3 2- भी लिखा मिल जाएगा कई कई किताबों में। ये वाइट वैक्सी डिपॉजिट होता है, मॉम की तरह नीचे जाके बैठ जाता है। तो देखो हमारा क्लास A कंप्लीट हो गया और क्लास B कंप्लीट हो गया। सॉरी, क्लास A में सब ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया और सब ग्रुप
2 यानी कि 8 और 7 15 एनाइन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब चलते हैं क्लास बी की तरफ। तो क्लास बी में सबसे पहले देख लेते हैं सल्फेट। अब यहां पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटे छोटे हैं, बस इनको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। सल्फेट में लिखो सल्फेट्स आर एस्टिमेटेड एज, सल्फेट को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग बेरियम सल्फेट की मदद लेते हैं, क्योंकि बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। सल्फेट्स आर एस्टिमेटेड एज BaSO4 not as MgSO4। estimated as BaSO4 not as MgSO4 और BeSO4। बेरिलियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट बना के एस्टिमेट नहीं करते। कैसे एस्टिमेट किया जाता है? बेरियम सल्फेट बना के। क्यों? बिकॉज बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल। बिकॉज BaSO4, CaSO4, SrSO4 ये भी ले सकते हैं, ये तीनों क्या हैं? इनसॉल्युबल। बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, they are not soluble, they form PPT। ठीक है, सल्फेट का बस एक टेस्ट देख लो। सल्फेट को जब आप डालते हो Hg2+ के सोल्यूशन में, Hg2+ का सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, नाइट्रेट ले लेता हूं क्योंकि नाइट्रेट सारे सॉल्युबल होते हैं। तो यहां पर आप देखोगे बनता है HgSO4.2HgO, ये होता है आपका येलो कलर का पीपीटी, साथ में 4 H+ आयन, बस एक ही रिएक्शन। तो एक और लिख लो, चलो देखो KMnO4 BaSO4 टेस्ट, KMnO4 BaSO4 टेस्ट। BaSO4 बहुत ही बदतमीज कंपाउंड है, इवन नाइट्रिक एसिड में नहीं घुलता, H2O2 वगैरह से भी इसका कुछ नहीं होता। तो लिखो इन दिस टेस्ट when BaCl2 is added to a mixture of KMnO4, in this test when BaCl2 is added to a mixture of KMnO4 and sulfate salt solution, KMnO4 and sulfate salt solution, the BaSO4 formed is pink colored। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। BaSO4 का वैसे पीपीटी क्या होता है? व्हाइट, बट इन दिस केस BaSO4 is pink colored due to absorption of KMnO4। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ KMnO4। अब जनरली क्या होता है, KMnO4 एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुम उसमें H2O2 डालो, H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा O2 में और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो अगर मान लो ये रिड्यूस हो जाता तो BaSO4 वापस से क्या आ जाना चाहिए था? व्हाइट। लेकिन अगर तुम इस BaSO4 में जो कि एब्जॉर्ब करके बैठा है KMnO4, कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जैसे H2O2 डालते हो, तो भी इसका पिंक कलर क्या रहता है? एज इट इज। यानी कि BaSO4 में KMnO4 इतने बढ़िया तरीके से चिपका है कि कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट से भी निकल नहीं रहा है। तो लिख लो इसमें द एडजॉर्ब्ड परमैंगनेट
हमने क्या लिखवाया था, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन बोला था, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन लिखो, एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब थोड़ी करेगा, एड्जॉर्प्शन मतलब उसके सरफेस पे जाके, व्हाइट पीपीटी के सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब हो गया है, एड्जॉर्प्शन ऑफ KMnO4। देखो, द एड्जॉर्ब्ड परमैंगनेट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय, द एड्जॉर्ब्ड परमैंगनेट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय common reducing agent including H2O2. Common reducing agent including H2O2. ठीक है, सल्फेट खत्म। इसके बाद कौन से हैं, दो और हैं, फोस्फेट और आर्सेनेट, है ना, यही है ना। देखो, फोस्फेट का एक टेस्ट हम लोग ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कैनरी येलो पीपीटी बनाया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी है, इवन हमने इसका केरियस मेथड वाला टेस्ट भी किया था। तो ये डन है ऑलरेडी वहां पे। इसका एक एक टेस्ट और देख लो। अगर फोस्फेट में आप डालते हो Ag प्लस तो बनता है Ag3PO4, लेकिन अगर ASO4 3 माइनस में आप डालते हो Ag प्लस तो यहां बनता है Ag3ASO4। इसका होता है येलो पीपीटी, इसका होता है रेड पीपीटी। कैनरी येलो पीपीटी वाला टेस्ट जरूर कर लेना, अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट बनता था उसमें, याद रखना। वो टेस्ट हम लोगों ने फोस्फोरस के लिए किया था, वो आर्सेनिक भी देता है। वो सेम टेस्ट आर्सेनिक भी देता है, बस आर्सेनिक की कंडीशन में आपको हल्का सा बॉईल करना होता है, तो वहीं पे ऐड कर लेना, या फिर कॉपी में लिख लो, गो टू ऑर्गेनिक कॉपी, ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, वहां पे जाके इसका टेस्ट पढ़ना है, बेहद इंपॉर्टेंट। और जेई मेन 2021 में इससे सवाल भी आया था, नीट में तो आता ही है ऑर्गेनिक के टेस्ट में, इसलिए। हो गया। इस तरीके से हमारे सारे एनाइंस के टेस्ट हो गए खत्म। 2 क्लास और लगेंगी और 2 क्लास में हम सारे कर लेंगे कैटाइंस के टेस्ट। ठीक है।